आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरी 15 साल मासूम दुल्हन खौफ के मारे कांप रही थी। जैसे ही मैं इसके करीब गया तो वो बेहोश हो गई। इसके कपड़े खून से भरे हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, ये क्या हो गया। मेरी बीवी के साथ आधी रात को मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो हामिला। अपने दोस्त से ये बातें मैं सुनता आ रहा था कि कम उम्र बीवी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो बेजुबान होती है, इसको ज्यादा समझ बूझ नहीं होती। जिस रंग में उसे रंग दो उस रंग में रंग जाती है। शोहर की फरमाबरदार होती है। इसका जहन कच्चा होता है और वो थोड़ी शोहर से खौफजदा भी रहती है। इसके मुकाबले में बड़ी उम्र की बीवी के बहुत नुकसानात हैं। वो ज्यादा समझदार होती है। छोटे छोटे मामलों को बड़ा बनाकर पेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अभी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। इसलिए आज मेरी शादी थी और मेरी उम्र 23 साल थी और मेरी दुल्हन की उम्र 15 साल थी। सर पर सहरा सजाए बेहद खुशी के साथ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर मेरी 15 साल नई नवेली दुल्हन मलाइका बैठी हुई थी। मलाइका बहुत खूबसूरत थी। इसके हुस्न को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था और बहुत खुश भी। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और इसके सामने बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं इसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे इतनी कमसुन और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। वो चेहरे से बहुत मासूम लग रही थी। मैं पहले इससे नहीं मिला था, सिर्फ तस्वीर देखी थी, लेकिन वो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने महसूस किया कि इसके हाथ पांव कांपने लगे हैं। वो बहुत खौफजदा भी थी। शायद इसी तरह से डरी सहमी हुई देखकर मुझे खुशी हो रही थी। इसी तरह की बीवी मुझे चाहिए थी, जो शोहर से डरे। शोहर के सामने शेरनी बन जाने वाली बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं इसके डर और कपकपाहट को खूब इंजॉय करने लगा। मुझे दोस्तों ने कहा था कि ज्यादा तारीफ मत करना, सर पर चढ़ जाएगी। इसलिए मैंने इसके हुस्न की कोई खास तारीफ नहीं की। सोचा इस डरी हुई लड़की को थोड़ा और डराया जाए। मैंने यूं ही अपने फोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट किया। 30 सेकंड के बाद मेरे फोन पर रिंगटोन बजी। मैं फोन लिए कमरे में एक साइड पर चला गया और फोन पर किसी से बदतमीजी से पेश आने लगा कि जैसे मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें ये वक्त मिला है बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है मैं कितने गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। जो इंसान मुझसे अपनी खैर चाहता है वो मेरे सामने कभी भी जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो, कल आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास माफी है ही नहीं। जो बातें मैं अपनी बीवी को सुनाना चाहता था वो सारी मैंने फोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी बीवी के कानों में डाल दी थी। मैंने इसको मुंह दिखाई में अंगूठी दी तो इसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दी। मुझे इसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने इससे कहा कि इसे पहन लो। इसने कहा कि अंगूठियां इससे पसंद नहीं। इसकी बातें सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इससे हसीन लम्हों को गुस्से की नजर नहीं करना चाहता था। मैंने इसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक से ऐसा चेहरा बनाया कि जैसे बहुत गर्मी लग रही है। इसने एक हाथ से इशारा किया जैसे वो बहुत तकलीफ में है और वो खौफ के मारे पल भर में ही बेहोश हो गई। इसको बेहोश देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बता दिया कि दुल्हन शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई थी तो सब लोग इस बात का कितना गलत मतलब लेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। मैंने इसे होश में लाने की पूरी कोशिश की। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, इसे झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं, किससे कहूं। मेरे वालिदैन तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाह रहे थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके, सारा काम खुशी से इंजाम दे। मेरी वालदा का कहना था एक 15 साल लड़की भला क्या काम करेगी। मेरी वालदा ने कहा कि इन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कि बहुत सुघड़ हो और सारा घर संभाल ले।
घर वालों की मुखालफत करके मैंने अपनी मर्जी की और इसी लड़की से शादी की। अगर मैं कहूंगा कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद वो होश में ना आई तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो आगे से हंसने लगा और इनकी हंसी मुझे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। मैंने इससे कहा कि हंसने का ये मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। दिसंबर की सर्दी में मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया था कि शायद कोई मदद हो जाए। तो इसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो किसी बहाने से अपनी बीवी को मेरे घर ला रहा है। इसकी ये बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान अपने घर जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में इसकी डॉक्टर बीवी मेरे घर आ गई तो कितनी खवारी होगी। मैं जो इससे मदद की दरख्वास्त कर बैठा था, ऐसा लग रहा था कि ये बात मेरे गले पड़ गई है और फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने इसे साफ मना कर दिया कि अपनी डॉक्टर बीवी को यहाँ मत लाना, बिला वजह मेरी खवारी होगी, मुझसे सवाल जवाब होगा। इसने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो फोन पर ही मेरी अपनी बीवी से बात करवाएगा। तो ये बात मुझे ठीक लगी तो मैंने इसकी डॉक्टर बीवी से बात की और इसे होश में लाने की तरकीब पूछी। इसने मुझे कहा कि इसके पैरों के तलवों पर मालिश करो और इस पर कंबल डालो क्योंकि सर्दी है, इस तरह इसे गर्माइश मिलेगी और शायद वो होश में आ जाए। मैं यही सब कर रहा था लेकिन मैं बहुत परेशान भी था। मैंने ये सब कर लिया लेकिन फिर भी इससे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और इसकी बीवी मुझे तरीके बता रही थी। मैंने अचानक से कह दिया कि इसको होश आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इस सूरत हाल से बहुत तंग हो रहा था। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सुकून से सो जाओ। दरअसल मेरी बीवी होश में नहीं आई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि इतनी देर तक भी बेहोश रहना ठीक नहीं था। परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रहा था जब साइड टेबल के किनारे पर मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि ये तो नींद की दवा थी और इसकी दवा का थोड़ा सा सफेद रंग टेबल पे पड़े गिलास में नजर आ रहा था। इसका मतलब मेरी बीवी ने खुद बेहोशी की दवाई खाई थी और जाहिर था कि इस दवा को असर करने में थोड़ा वक्त तो लगा होगा। जितनी देर मैं इससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर इसने खाई थी तो फिर इससे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैं अपनी बीवी को हैरान होकर देख रहा था कि इसको तो मासूम होना चाहिए था लेकिन ये मासूम नहीं थी। मुझे सारी रात नींद ना आई कि आखिर ये क्या माजरा था जो मेरी बीवी ने अपनी सुहाग रात वाले दिन ये सब कर लिया था। क्या वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी? मुझे तो इस बात की यही समझ आ रही थी। सुबह 4 बजे का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं 15 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी अम्मी थी। इस वक्त इनको क्या काम था? मेरे घर में तो कोई इतनी जल्दी नहीं जागता था और आज वलीमा भी नहीं था क्योंकि हमने वलीमे में 1 दिन का वक्फा रखा था ताकि सब अच्छे से आराम कर सके। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अभी तक कमरे में हो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी शादी हुई है, मेरा कमरा है, मैं यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ होगा? अम्मी ने कहा जिस दिन शादी होती है इससे अगले दिन दुल्हा और दुल्हन ज्यादा देर कमरे में नहीं रहते, कमरे से जाना होता है, नहीं तो बुरा समझा जाता है। मैंने कहा ठीक है चलें चलते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा कि आपको क्या काम हो सकता है? जो भी काम है वो बाद में कर लीजिएगा, वो सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी बीवी बेहोश हो चुकी थी क्योंकि इन्होंने यही समझना था कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने करा ली है लेकिन बारीक बातों को नहीं समझता। अगले दिन दुल्हन से एक बात पूछनी होती है, मैं वही पूछने जा रही हूँ। अपनी पसंद से लड़की लाए हो, खानदान की लड़की होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। खानदान की लड़कियों का पता होता है कि वो किस तरह पली बढ़ी हैं क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन खानदान से बाहर से लड़की लाए पता तो करना पड़ेगा ठीक भी है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था, मुझे मेरी माँ की बात समझ आ गई थी लेकिन जब वो पहले ही बेहोश हो गई थी तो भला इस बात का क्या तुक बनता था। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने लगाए कि मेरे साथ चलें, मैंने कपड़े बदलने हैं, मुझे पता नहीं है मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना दे। लेकिन ये सारे बहाने मेरी माँ को शक में मुब्तला कर गए। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चली गई। अब मैं कमरे के बाहर
बाहर ऐसे खड़ा था जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बंदा खड़ा होता है और इसे पता होता है कि कोई बुरी खबर मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद मेरी माँ बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी और अचानक से मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी ठीक है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि भला अम्मी को ये सब कैसे पता चल गया। मैं फौरन वापस कमरे में भागा और जाग कर देखा तो सामने का मंजर देखकर भी मैं हैरान परेशान था। मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मेरी माँ तो मुतमईन हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन बर्बाद हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरी बीवी थोड़ा बहुत हिल रही थी, इसका मतलब इसे होश आने वाला था। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। बहुत गुस्से में आ गया था। मैं कमरे से चला गया। पूरा दिन मैंने इससे बुलाया नहीं था और रात को आकर भी सुकून से अपने कमरे में सो गया। घर में यही बातें हो रही थी कि दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत नहीं था। वलीमा भी खैर से गुजर गया और रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे कहा, क्या आपके लिए खाना लगा देती हूँ? अम्मी ने कहा था कि हम दोनों साथ खाना खा लें। मैंने कहा कि साथ खाने की क्या जरूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आ जाता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा, नहीं, अम्मी कह रही थी साथ खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा कि मोहब्बत, मेरे सामने मोहब्बत की बात ही ना किया करो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज था, मैं सोच भी नहीं सकता था। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हें घर में रखना मेरी मजबूरी बन गई है, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्वाब सजाए थे और तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो सबूत घर वालों को दिखाकर सबकी नजरों में अच्छी कैसे बन गई? कैसे दिखाया तुमने वो सबूत सबको? क्या माजरा था इसके पीछे? शादी की पहली रात क्यों बेहोश हो गई थी? क्या मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी? इस कदर नफरत करती हो तुम मुझसे कि शादी की पहली रात तुमने बेहोशी की दवा खा ली ताकि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। बोलो, कैसे वफाएं निभा रही हो तुम, जो अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकला। मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक दफा बात सुन ले। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तो आगे से खामोश होगी। कहने लगी, मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म की पड़ी है, तुम तो शर्माती रहो और मैं कुछ और सोच लूंगा। अजीब लड़की थी, बार बार कहती थी कि मेरी बात सुने, लेकिन फिर बोलती भी नहीं थी। मैं तो इससे तंग आ गया था। शादी में कुछ और रिश्तेदार ऐसे भी आते हैं जो शादी होने के बाद भी घर में ही रुक जाते हैं। ऐसे ही दो रिश्तेदार हैं मेरे घर में रुकी हुई, एक मेरी फूफो और एक मेरी चाची। रोज मेरी बीवी को देखती, मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा होता, आपस में हंस हंस कर बातें करती और कहती कि तुम्हारा बेटा तो लगता है बहुत खुश है तुम्हारी बहू के साथ। मेरी माँ भी बड़ी फख्र से सर उठाकर कहती, हाँ ऐसा ही है, सारे लोग मुझे खुशकिस्मत समझते थे। ऐसी बातें वैसे तो खुला राज होती हैं, कोई किसी के सामने मुंह पर तो नहीं करता, लेकिन सबको पता होता है। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, लेकिन असल हकीकत तो मैं यही जानता था। बीवी को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। मेरी बीवी रोज रात को बच्चों की तरह रोती। जब मैं इसे कुछ पूछता तो मुझे बताती नहीं, बल्कि आखिर मुझे इस पर गुस्सा आ जाता और मैं इसे मजीद डांटने लगता। इस बात पर मजीद रोने लगती और सो जाती है। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे गलती हो गई थी। मुझे समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी जिंदगी ऐसे तो ना होती। अगर कोई मसला होता, कोई परेशानी होती तो कम से कम मुझे खुलकर बता तो देती। अब तो मैं यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गया था, अम्मी को सब कुछ बता दूं ताकि वही इससे पूछे कि इसका मसला क्या है। लेकिन इस तरह भी मेरी माँ ने मुझे ताने देने थे, क्या तुम ही इसको उठा कर लाए। और मेरी माँ सबके सामने जो सर उठाकर चल रही थी, इसका वो सर झुक जाना था। एक दिन सोचा कि जो होता है होता रहे, रोती है तो रोती रहे, मैं अपना काम कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह का इसने मुंह बनाया होता था और ऐसे रोती थी जैसे इस पर दुनिया भर का जुल्म हो रहा है, मेरा दिल नहीं करता था कि इसके पास भी जाऊं। मैंने ये मामला किसी और का मामला कहकर एक ऐसे शख्स से डिस्कस किया, वो ना तो मेरा रिश्तेदार था और ना ही मेरा दोस्त था कि वो मुझे जज करे। इसने कहा कि कुछ औरतें बहुत मासूम होती हैं, इनको पता भी नहीं होता किसी बात का। तो जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, इससे कहो कि अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत से बात करे। प्यार और मोहब्बत से बात करने का तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन
लेकिन फिर भी मुझे इससे बात तो करनी थी। एक दिन मैंने इससे अपने पास बिठाया और पूछा कि तुमने शादी की रात को खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? तो इसने मुझे निहायत अजीब बात बताई। इसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पास आए, नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाती। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास आने से तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम मेरी बीवी हो, हम लोग जितना करीब आएंगे इतना ही हमें एक दूसरे से मोहब्बत होगी, नफरत कैसे हो सकती है? तब इसने मुझे कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा राज है, मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था, इनको आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कोई और शख्स है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद ही अपने लिए काफी हूँ, खुद ही अपने लिए मुसीबत बनाती हूँ, मैं खुद ही एक चलती फिरती मुसीबत हूँ। जब मेरी बीवी ने कहा कि इसकी जिंदगी में और कोई मर्द नहीं है तो मुझे इस कदर तसल्ली मिल गई। मैंने कहा कि तुम सच कह रही हो। इसने कहा कि हाँ ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी बातें मजीद उलझा रही थी। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ जो भी मसला है साफ साफ एक ही सांस में मुझे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, बस मुझे मजीद परेशान नहीं करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, जैसे मेरी हमसफर को होना चाहिए था। मेरी इन बातों ने इसको भी मुतमईन कर दिया और फिर इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसने कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर औरतों को होती है और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि इस बीमारी के रहते हुए मैं शादीशुदा जिंदगी के लिए मुनासिब नहीं हूँ और ना ही मेरी औलाद होगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने लालच में आकर और मुझे अपने सर से उतारने की खातिर आपसे मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी बीमार थी और इसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ऐसी बीमारी जो मुझे नहीं लग सकती थी, लेकिन इसके लिए वो बहुत खतरनाक थी। लेकिन फिर भी ये बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि जो बातें मैं सोच रहा था वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अगले दिन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ ये बीमारी है और इसका इलाज काफी तवील और महंगा होता है, लेकिन इलाज हो जाता है। डॉक्टर ने भी कहा कि इस बीमारी के रहते अक्सर औरतें माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल माँ नहीं बन सकती। कुछ औरतें इस बीमारी के साथ भी माँ बन जाती हैं। यह हमारे माशरे की एक कमी है कि यहाँ पर ऐसी बीमारियों के बारे में ना तो बात की जाती है, ना ही इलाज के बारे में किसी को पता है। बस औरत को बुरा कहते हैं, इसमें कोई खराबी है तभी इसके साथ ये हो रहा है, तभी तो आपकी बीवी इतनी डरी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि जब औरत किसी ऐसी बीमारी में होती है तो वो नफ्सियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब होती है। आप अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ऐसी से बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, दुनिया में बहुत सी औरतों के साथ होता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा, क्योंकि वही मेरी हमसफर थी, इसने कोई गलती नहीं की थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने अपनी बीवी को भी तसल्ली दी और कहा कि वो ये बात किसी और को नहीं बताए। हम किसी न किसी बहाने से डॉक्टर के पास जाया करेंगे और तुम दवाई टाइम पर खाना, जितना भी खर्चा आएगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम अहम हो, बस तुम ये बात किसी को भी ना बताना। मेरी बीवी बहुत खुश हुई और पहली दफा गले लग कर रो पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने अपनी बीवी का इलाज शुरू करवाया और साथ ही इसका बहुत ख्याल रखा। इसकी बीमारी में कमी आने लगी और इस बीमारी के रहते हमें ये पता चला कि वो उम्मीद से है। इसके लिए 9 माह बहुत मुश्किल थे। हम लोगों ने बहुत सी चीजों पर एक दूसरे के साथ दिया, मुझे इसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना पड़ा, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया और फिर अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा। मेरी बीवी की बीमारी खत्म हो गई। आखिर में यही कहूंगा कि हर बार गलती औरत की नहीं होती, कभी कभी औरत गलती में नहीं एक मसले में फंसी होती है और इसको मदद की जरूरत होती है, और एक औरत का मुहाफिज मर्द इसलिए बनाया गया है कि मर्द इसका हर मामले में ख्याल रखिए और इसकी मदद करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।